गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी साइंस की क्लास है, विज्ञान की। विज्ञान में पहले चैप्टर का पार्ट ए अपन वीडियो में पढ़ चुके हैं, पार्ट बी पढ़ चुके हैं और आज अपन पार्ट सी पढ़ेंगे जिसमें आपका पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपको 2 वीडियोस पहले मिल चुके हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला और फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। और आज अपन आखिरी पार्ट पढ़ेंगे, उसके साथ ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन आंसर्स की बात करेंगे, ठीक है। मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति पूर्ति किस प्रकार होती है? कि मृदा मतलब मिट्टी में, क्योंकि प्लांट्स जब पादप अपन जमीन में उगाते हैं तो उससे पोषक काम में लेते जाते हैं पादप, जिससे मिट्टी में पोषकों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो कैसे वो पोषक वापस मिट्टी में आते हैं वो अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्या आपने किसानों को अपने खेतों में अथवा मालिकों बगीचे में लॉन एवं गमलों में खाद अथवा उर्वरक डालते देखा है? क्या आप जानते हैं कि इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं? तो खाद और उर्वरक अपन क्यों मिलाते हैं? ताकि मिट्टी में जिन पोषकों की कमी हो गई है, जो पोषक पादपों ने प्रयोग में ले लिए हैं, वो उन पोषकों की वापस आपूर्ति की जा सके। आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। खनिज पोषक तत्व यानी खनिज, जो पोषक तत्व खनिज वो अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार क्या होती जाती है, कम होती जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक होते हैं। खाद और उर्वरक में क्या होते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। और जब पादप जमीन से नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस ले लेते हैं काम में, तो जमीन में इनकी कमी हो जाती है और खाद और उर्वरक डालने से इनकी कमी वापस पूरी हो जाती है। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। इसीलिए मृदा को इन पोषक तत्वों में समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। तो क्योंकि पोषक तत्व धीरे धीरे पादपों की जड़ें काम में लेती जाती हैं और कम हो जाती हैं पोषक तत्व जमीन में, इसलिए हम खाद और उर्वरक डालते हैं। यदि हमें पादप में पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता अगर हो कि जैसे इस तरह की फसल अपन उगाने वाले हैं और इसमें ये वाला पोषक तत्व काम में आएगा, तो अपन उसी का खाद या उर्वरक डालेंगे, जिससे ज़मीन में उसकी मात्रा बढ़ जाएगी और पादप अच्छे से उसको इस्तेमाल कर पाएंगे और हमारी फसल अच्छी उगेगी। जैसे मान लो गेहूं को पोटेशियम ज़्यादा चाहिए, मान लो गेहूं को क्या चाहिए, पोटेशियम। तो ज़मीन में अपन क्या करेंगे, पहले पोटेशियम के खाद उर्वरक डाल देंगे और उससे पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाएगी और फिर जब गेहूं उगाएंगे तो उनको भरपूर मात्रा में पोटेशियम मिलेगा और अच्छे से फसल उग पाएगी। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। पादप जब भी प्रोटीन नाम का तत्व बनाते हैं जो हमारे भोजन में पाया जाता है, उसके लिए क्या सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत होती है, नाइट्रोजन पोषक की ज़रूरत होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है और जब फसल उग जाती है तो वो पूरा का पूरा जमीन का नाइट्रोजन काम में ले लेता है और जमीन में नाइट्रोजन की कमी आ जाती है। यदि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार से करने में असमर्थ होते हैं जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर सकते हैं। जैसे पादप हवा से सांस लेकर CO2 ले सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकते। उन्हें नाइट्रोजन सिर्फ जमीन से ही चाहिए और जमीन में नाइट्रोजन काफ़ी कम होती है, पूरी की पूरी कहाँ होती है, हवा में। पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। तो राइजोबियम नाम के कुछ जीवाणु हैं जो कुछ पेड़ों की जड़ों में पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं, हवा की नाइट्रोजन को लेकर उस नाइट्रोजन को मिट्टी में, पानी में मतलब विलय करके, मिक्स करके परिवर्तित कर देते हैं। परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, इसलिए ज़मीन में अकेले नहीं पाए जाते, ये किसी के साथ पाए जाते हैं। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं। तो ये पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें फलीदार पादपों की, ठीक है, जो फलियाँ देते हैं उन पादपों की जड़ों में होते हैं और उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। तो वो तो खुद को नाइट्रोजन मिट्टी में बना के उनको दे देते हैं और बदले में अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती है। इसके बदले में पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं। तो भोजन एवं आवास प्रदान करते हैं पेड़ पौधे।
ठीक है। तो अगर अपन ऐसी फलीदार पादपों की खेती करेंगे जैसे चना, मटर, मूंग, तो इनके जड़ों में क्या होना जाएगा, राइजोबियम, और वो अपने आप जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देगा। अतः उनमें सहजीवी संबंध होता है। तो राइजोबियम में और फलीदार पादपों में सहजीवी संबंध होता है। ये एक दूसरे को ज़रूरतें पूरी करके अपना जीवन व्यापन करते हैं। तो इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। तो ये बहुत ज़रूरी है किसानों के लिए, क्योंकि अगर ऐसे राइजोबियम जीवाणु नहीं होते तो ज़मीन में नाइट्रोजन की मात्रा कभी भी बढ़ नहीं पाती। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है। यदि नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्य उर्वरकों की आवश्यकता नहीं रहती। ठीक है। तो दाल उगाते टाइम उन्हें नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए, तो नाइट्रोजनी उर्वरक डालना पड़ता है। और अगर ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो फिर अगली फसल जो उगाएंगे उसमें भी उर्वरकों की आवश्यकता नहीं रहेगी। चलिए, तो यहाँ पे हमारा खत्म हुआ। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। बहुत कम ही पादप अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, और बहुत बहुत कम पौधे होते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। जैसे अमरबेल, उन्होंने एक उदाहरण बताया था। ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि दूसरों के ऊपर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन गिना इन्हें पादपों में जाता है। जैसे कि परजीवी एवं मरजीवी। परजीवी जो जीवित प्राणी, ऐसे पादप जो दूसरे जीवित पादपों पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करें, और मृतजीवी जो ऐसे पादप जो मरे हुए निर्जीव चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करें। परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। ये सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, सभी प्राणी। ठीक है। अतः उन्हें विषमपोषी के रूप में समूहीकृत किया गया है। तो बाकी सभी प्राणी जैसे इंसान, जानवर है जितने भी, वो सब दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए इनको विषमपोषी कहते हैं। और पादप क्योंकि खुद का भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए उनको स्वपोषी कहते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि कीट, पक्षी, पौधे आंशिक विषमपोषी हैं? हाँ, क्योंकि कीट पक्षी कीटों को खाते हैं, और कीटे कोई पादप है नहीं, तो और वो अपना भोजन भी खुद नहीं बनाते, इसलिए वो, क्योंकि भोजन खुद को नहीं बनाते, इसलिए उनको विषमपोषी भी कहा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर यहाँ पे समाप्त हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ए, बी और सी तीनों पार्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है। अब बात करें अपन सवाल जवाब की, तो अपन बात करें रिक्त स्थानों की। कुछ रिक्त स्थान मैंने भर दिए हैं, क्योंकि हरे पादप अपना खाद स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं, स्वयपोषी कहते हैं। अभी अपन ने पढ़ाई है। पादपों द्वारा संश्लेषित खाद का भंडारण मंड के रूप में किया जाता है। किसके रूप में होता है? मंड के रूप में। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। पढ़ाई था, हरे रंग का होता है क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से तो क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और भोजन बनाने के बाद ऑक्सीजन का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। तो इस तरीके से अपन बाकी सारी सवाल भी कर लेंगे। आपका होमवर्क है कि अगला होमवर्क आने से पहले आपको सारे सवाल जवाब किताब में या पन्ना आपको PDF मिला, उसमें टिक करके रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे किताबें ले आए होंगे, और नहीं लाए हैं तो आप जल्द से जल्द ले आइए, क्योंकि किताबें तो आपको लानी ही पड़ेगी, चाहे अभी लाओ चाहे बाद में लाओ। ठीक है। तो बुक्स लें ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। नई बुक्स आ गई हैं, कभी भी कहीं पे भी जाके बोलोगे कि RBSE की नई बुक्स, किसी भी बुक स्टोर पे जाओगे तो आपको मिल जाएगी आसानी से। ठीक है स्टूडेंट्स, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बात और, कई बच्चे आपके क्लासमेट्स होंगे जिनसे आपकी बातचीत होती रहती होगी, और वो कहते होंगे कि हमें तो ग्रुप में जोड़ा ही नहीं गया। तो उन्हें ग्रुप में इसलिए नहीं जोड़ा गया क्योंकि उनके व्हाट्सअप के नंबर स्कूल में नहीं मिले हैं, और फ़ोन करने पे भी जब स्कूल से उनके पेरेंट्स को फ़ोन किया गया तो भी नहीं मिले हैं। तो आप उन बच्चों को ये बोलें कि स्कूल में फ़ोन करके व्हाट्सअप नंबर दे दें बड़े सर को, या स्कूल में फ़ोन कर दें, या फिर जो भी अपना जो ग्रुप है क्लास का, उसके अंदर आप उन बच्चों के नंबर लेकर आप ग्रुप में भेज दो कि सर इन बच्चों के नंबर हैं और आप इनके नंबर ऐड कर दो। तो उन बच्चों को भी जोड़ दिया जाएगा ताकि उनकी पढ़ाई का भी नुकसान ना हो। तो सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो भी आस पड़ोस के बच्चे जिनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो अपनी स्कूल के, अपनी क्लास के, तो उन्हें कहते रहें कि पढ़ाई चालू हो गई है, होमवर्क आ रहा है। अगर आपका नंबर नहीं जुड़ा है तो आप स्कूल में बात करके ज़रूर या तो स्कूल जाके आएँ या फ़ोन करके जुड़वाएं, ताकि आपके बच्चे, उन बच्चों की भी पढ़ाई चालू हो सके। तो आज के लिए इतना ही। आपका होमवर्क यही कि आप क्वेश्चन आंसर्स फाइंड आउट करेंगे। जो भी आगे नीचे ये अनेक निम्न कथनों के परिभाषा हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, या फिर ये जो भी हमारे अबेसद हो गए, तो ये सारे आपको मार्क करके रखने हैं। अगली क्लास में आपको PDF के माध्यम से पूरे क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से मिल जाएंगे। उनको फिर आपको कॉपी में करना है, फेयर कॉपी में करना है। वो कॉपी दोबारा नहीं बनेगी बार बार, और जब स्कूल आओगे तब आपका पूरा काम चेक होगा। तो ऐसे कोई किसी को मजाक में नहीं लेना कि भाई अपन काम करें या ना करें, तो प्रॉपर तरीके से आपको काम करना है।
और इनको याद भी करते रहें, क्योंकि जब तक आपके स्कूल खुलेंगे तब तक आपके 2-2 3-3 पार्ट हो जाएंगे और आपके स्कूल में आते ही आपके क्या हो जाएंगे, फिर प्रथम टेस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप ऑनलाइन क्लास को मजाक में ले लेंगे, सीरियसली लो। कोई भी दिक्कत हो, हम स्कूल में बैठे हैं, स्कूल आइए, स्कूल के नंबर पे बात कीजिए, ग्रुप में अपनी परेशानी लिख दीजिए, आपकी परेशानी ज़रूर सॉल्व की जाएगी। आपकी कोई क्लास छूट गई हो, ग्रुप से कुछ चीज़ डिलीट हो गई, आपको दोबारा चाहिए हो, तो कोई भी तरह की परेशानी हो तो आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज अपना चैप्टर समाप्त हो गया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।